Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture we will be talking about forex market as well as its functions. Let's start with the topic. So forex market क्या होता है? एक ऐसा मार्केट जिसमें फॉरेन करेंसी बाय एंड सेल करी जाती है. वी कॉल दैट मार्केट एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और इन शॉर्ट फॉरेक्स मार्केट. आप मार्केट में जाते हो, किसी मनी चेंजर को इंडियन रुपी देते हो और उससे एक्सचेंज में जो करेंसी की आपको रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट या इंपोर्ट, किसी भी पर्पस के लिए आपको बाहर करेंसी पे करनी है तो आप करेंसी को एक्सचेंज करवाते हो किसी मनी चेंजर से या किसी कमर्शियल बैंक से. तो उस सिचुएशन में हम ऐसे मार्केट को फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं. एंड आपको डिजिटली भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि बाहर से कुछ इंपोर्ट करवाना है तो आप अपने मोबाइल डिवाइस से या लैपटॉप से पेमेंट कर सकते हो, इंडियन रुपी को कन्वर्ट करते हो फॉरेन एक्सचेंज में, बाहर पेमेंट भेजते हो एंड देन जो एक्सपोर्टर है आपको गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है. तो चाहे काम डिजिटली हो चाहे काम फिजिकली हो कि जाके खुद करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हो, दोनों ही सिनेरियोज में हम ऐसे मार्केट को फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं. एक फिजिकल प्लेस का होना ज़रूरी नहीं है, आप डिजिटली कर सकते हो. एज आई टोल्ड यू, फॉरेक्स मार्केट में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? इंडिविजुअल लोग जो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं, बाहर से कुछ इंपोर्ट करवा रहे हैं, या वो कंपनीज जो रेगुलर बेसिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, कमर्शियल बैंक्स जो अपने कस्टमर्स को फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करते हैं उनकी डिमांड पे, और सेंट्रल बैंक जिसको फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं एज इंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. तो ये सब पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस मार्केट के. एंड एक को तो मैं भूल ही गया, ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज जो मनी चेंजिंग का काम करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करने का काम करते हैं. तो इंडिविजुअल लोग, कंपनीज, मनी चेंजर्स और ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक आर द पार्टिसिपेंट्स इन दिस मार्केट. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस मार्केट? ये बेटा मार्केट क्या काम करता है? सबसे पहला काम होता है ट्रांसफर फंक्शन. हम जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे परचेज करने की पावर भी ट्रांसफ़र हो जाती है. बाहर से कोई प्रोडक्ट अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करवाओगे तो आपको पेमेंट करनी होगी फॉरेन एक्सचेंज में, ताकि बाहर वाला जो पर्सन जो एक्सपोर्ट आपको प्रोडक्ट कर रहा है, आप जापान से सपोज करते हैं कुछ इंपोर्ट करवा रहे हो, पेमेंट आपको येन में करनी पड़ेगी. इंडियन रुपी को जब आप येन में कन्वर्ट करोगे तो आप येन से वो जो एक्सपोर्टर है वो जापान में आगे जो उसे खरीदना होगा वो खरीद पाएगा. आप उसको बोलोगे कि तू इंडियन रुपी मेरे से ले ले और वहाँ तो कन्वर्ट करवा लियो येन में, तो काफ़ी एक्सपोर्टर्स को ये इनकन्वीनियंट रहेगा. वो बोलेंगे कि हमें पहले आप पेमेंट येन में ही भेजो. अगर कोई प्रोडक्ट जैसे इंडिया में आप जापान से इंपोर्ट करवाने में इंटरेस्टेड हो तो पेमेंट हैज़ टू बी मोस्टली मेड इन येन आफ्टर कन्वर्टिंग देम फ्रॉम इंडियन रुपी, ताकि आप ट्रांजैक्शन को सेटल आउट कर पाओ. अब पेमेंट कैसे हो सकती है? पेमेंट के बहुत तरीके होते हैं बेटा. एक तो होता है कि आपने खुद से ही डिजिटली ट्रांसफ़र कर दिया. आजकल ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएंगे और वो बहुत एक नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए, और आप यहाँ बैठे बैठे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो. ये तो आजकल मॉडर्न तरीका हो गया है करेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए. एक और तरीका होता है कि आप कमर्शियल बैंक में जाओगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे एक टेलीफोनिक ट्रांसफ़र के लिए कि वो वायर से पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो आपसे इंडियन रुपी आपके बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेंगे या आप उनको कैश प्रोवाइड करोगे. बैंक वाले अपना कन्वर्जन चार्ज काट के पेमेंट बाहर भेज देंगे. तो ये बैंक भी कर सकता है. और वो जो ब्रोकर्स मैंने पीछे बताए थे, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स भी ये वाला काम बेटा परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, जो इंटरमीडियरीज होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होते हैं, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म टेलीफोनिक ट्रांसफर, दे हैव एक्सेस टू दैट. ठीक है, एक कोड होता है जिसको ट्रांसफर के टाइम पे यूज़ करा जाता है, जिसको हम स्विफ्ट कोड बोलते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए यूज़ करा जाता है. तो वो कोड एंटर करना होता है, डिपेंड्स अपॉन कि किस कंट्री में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, किस करेंसी में कर रहे हो, एंड आपका बैंक अकाउंट किस बैंक के साथ है. तो अल्टीमेटली एक टेलीफोनिक ट्रांसफ़र एक तरीका है करेंसी को ट्रांसफ़र करने का. दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट. आप एक ड्राफ्ट इशू करवा लोगे अपने बैंक से. यू हैव टू विजिट योर डोमेस्टिक बैंक, जिस बैंक के साथ आपका अकाउंट है वहाँ जाओगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं आपको इंडियन रुपी देता हूँ, आप मुझे एक येन का ड्राफ्ट बना के दे दो, दैट इज़ द जापानीज़ करेंसी. तो जब आप उनको वो ड्राफ्ट भेजोगे तो वो वहाँ के बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेंगे एंड दैट्स हाउ ड्राफ्ट विल वर्क. तो ये भी एक करेंसी ट्रांसफ़र करने का तरीका है कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हो, आप फिजिकली एक ड्राफ्ट बनवा लेते हो बैंक से और वो आप आगे भेज देते हो.
हो। वो ड्राफ्ट आप खुद भी कैरी करके लेकर जा सकते हो। अगर आप टूरिज्म या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल एक पेपर ड्राफ्ट बैंक इशू कर देता है आपसे। वो कुछ 500 रुपये का चार्ज है कॉमन, आजकल 2024 में एक नॉमिनल रेट चल रहा है, और प्लस जीएसटी जो बैंक चार्ज करते हैं फॉर मेकिंग अ ड्राफ्ट, फॉर मेकिंग यू फैसिलिटेट एक्सचेंजिंग द करेंसी इन फॉरेन कंट्री वेयर एवर यू आर ट्रैवलिंग टू। ठीक है, तो एक ड्राफ्ट का सिस्टम भी चल जाता है। एंड देन इज बिल ऑफ एक्सचेंज, कि आप बैंक वालों को बोलते हो कि आप एक बिल इशू कर दो कि हम पेमेंट 2 से 3 महीने के अंदर उनको सेटल कर देंगे। पहले प्रोडक्ट इंडिया में आ जाए, हम यहाँ पर उसको सेल कर लें, अपना थोड़ा प्रॉफिट निकल जाए, फिर उनको हम, तो अगर आपको क्रेडिट चाहिए, यही दूसरा फंक्शन भी है जिसको हम क्रेडिट फंक्शन भी बोलते हैं, कि व्हेन यू नीड सम टाइम फॉर सेटलिंग द पेमेंट। क्योंकि ना कुछ लोग वेट करना चाहते हैं कि जब प्रोडक्ट आ गया इंडिया में उसको पहले बेच लो, खुद पैसे आ जाए, देन ओनली दे वांट टू मेक द पेमेंट। तो यू कैन टॉक विद द डीलर और द एक्सपोर्टर कि भाई थोड़ा टाइम अगर आप वेट कर लोगे, जनरली 3 महीने का टाइम इस इंटरनेशनल पेमेंट्स में चलता है, एंड देन इफ दे अग्री विद दैट देन यू कैन सेटल द पेमेंट विद इन 3 मंथ्स। वो आपको बिल इशू करके दे देंगे। पर आपको अपने बैंक से गारंटी लेनी पड़ेगी, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाना पड़ेगा कि अगर इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो बैंक गारंटी लेता है कि जैसे भी करके बैंक पे कर देगा। कंट्री की रेपुटेशन की बात होती है, बैंक को पे करना ही पड़ेगा अगर इंपोर्टर खुद नहीं पे करता। इंपोर्टर का क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा अगर इंपोर्टर खुद पे नहीं करेगा, आगे चल के लोन नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए इंपोर्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, 2-3 महीने में पेमेंट को सेटल करना होता है, बिकॉज उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ हो चुका है, क्रेडिट फंक्शन मिल गया उसको, 2-3 महीने का टाइम मिल गया। तो ये फैसिलिटी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अवेलेबल होती है। लास्ट वन इज हेजिंग फंक्शन। लेट्स सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट अमेरिका से इंपोर्ट करवाना है जो $1000 का है। आज अगर एक्सचेंज वैल्यू 80 रुपीज़ है फॉर अ सिंगल डॉलर, तो $1000 के लिए मुझे 80,000 रुपये देने पड़ेंगे इंडियन करेंसी में, तब मुझे वो $1000 की चीज़ मिलेगी। बट अगर मैं 1 महीना वेट कर लूँ और करेंसी की वैल्यू 80 से कम होकर 75 हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे उस सेम $1000 के प्रोडक्ट के लिए अब 80,000 की जगह 75,000 पे करने पड़ेंगे, मेरा 5,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। बट अगर वही 80 की जगह वैल्यू 85 हो जाएगी तो हाउ मच विल आई हैव टू पे? 85,000, तो उसमें मेरा लॉस है। 80 का रेट अगर 75 हो रहा है, विल कॉल इट एज करेंसी एप्रिसिएशन, उसमें हमारा बेनिफिट है, हमारे 5,000 रुपये बच रहे हैं। $1000 का प्रोडक्ट है, बट वही डॉलर बेटा अगर 80 रुपीज़ की जगह 85 का हो जाता तो हमें वो $1000 के प्रोडक्ट के लिए इंस्टेड ऑफ 80,000 85,000 रुपीज़ देने पड़ते। ट्रांजैक्शन में अगर टाइम है, अगर आपको जैसे 1 महीना वेट करना है तो आप डीलर से बात कर लो कि हम भाई आपको 80,000 रुपीज़ देंगे, जो आज का रेट चल रहा है। $1000 का प्रोडक्ट है ना, वी विल पे यू 80,000 बट आफ्टर 1 मंथ। तो उसको हम हेजिंग बोलते हैं कि फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होगी बट एक्सचेंज रेट जो होगा वो प्रेजेंट का होगा। तो अगर ऐसा आप डील कर लेते हो विद द एक्सपोर्टर या जिससे भी आपको डील करनी है, तो दैट फंक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन फॉरेक्स मार्केट, कि हम इतना आपको डॉलर या इतना रुपये देंगे जो रेट आज का है, बट पेमेंट होगी फ्यूचर में। तो आपका नुकसान आपका फ़ायदा या उसका नुकसान उसके फ़ायदे से आप बाहर हो गए। क्योंकि अगर रेट 80 से 85 होता तो आपका उसमें लॉस होता, 80 से 75 होता तो आपका उससे बेनिफिट तो होता, बट आप एटलीस्ट ये रियलाइज करोगे कि पहले डील हो चुकी है तो आपको वो चीज़ पिंच नहीं होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फ्यूचर में डील करनी है एट द एग्जिस्टिंग रेट इज कॉल्ड एज hedging function. I believe all the 3 functions are clear to all of you. If any student is having any doubt, difficulty in any of the function or meaning, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.